हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा प्रलय प्रवाह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्ण कौशिक और एक नए वीडियो के साथ आज हम उपस्थित हैं। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है कामायनी। ढेर सारे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। हिंदी साहित्य का कोई भी परीक्षा आप देने चले जाइएगा, कामायनी का सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यही वजह है कि ये एक प्रतिनिधि रचना है छायावाद की। छायावाद का उपनिषद इस रचना को कहा जाता है। आपको कमेंट करके हमें बताना है छायावाद का उपनिषद किसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की समरकृति के बारे में आज हम बात करेंगे और ये इसके बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं और विद्वानों की क्या क्या राय हैं, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो पहली बात कर लेते हैं। पहला सवाल यहाँ से यही बनता है कि कामायनी जो है उसका प्रकाशन वर्ष कितना था। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है। हालांकि बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा 1936 बहुत जगह पर देखने को मिलेगा, लेकिन सही जो है वो 1935 है। हालांकि 1928 में सुधा पत्रिका में चिंता सर्ग इसका छप चुका था, ये भी आपको बता देते हैं। लेकिन और पूरी कहानी जो है 1935 में तैयार होकर के हमारे सामने आती है। दूसरा एक सवाल ये बनता है कि इसकी भाषा कौन सी है। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है। कामायनी की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। छंद की बात आ जाती है। छंद कौन सा है इसमें? छंद है तांटक छंद। तांटक छंद या तोटक इसको आप बोल सकते हो। तांटक या तोटक जो भी आप कहना चाहें वो एक छंद इसमें रहेगा। ठीक है। सर्गों के बारे में ढेर सारे सवाल आते हैं कि कितने सर्ग हैं। एक सवाल तो यही बन जाता है कि कितने सर्ग हैं। 15 सर्ग हैं और उन सर्गों का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्रमानुसार सर्ग अगर आपको देखने हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत सारे साथी इसको ट्रिक्स से भी याद करते हैं। आप चाहे तो सिंपल भी याद कर सकते हैं, 3-3 4-4 के जोड़े में भी याद कर सकते हैं। ज़्यादा ये मुश्किल है नहीं, आपको याद भी होगा। अमूमन आप याद भी करते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष और निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये इसके 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग फिर से रिपीट कर देता हूं बहुत आराम से, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या आप याद कर सकते हैं। वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आप आराम से भी याद कर सकते हैं इनको, ज़्यादा मुश्किल ये है नहीं। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि कामायनी जो महाकाव्य है उसमें नायक के मन में चिंता नाम की एक मनोवृत्ति पैदा होती है। चिंता नाम की जो मनोवृत्ति पैदा होती है उसके बाद वो क्या करता है? आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, निर्वेद आदि मनोविकार उसमें उत्पन्न होते चले गए और अंत में जो है वो पहुंच जाता है आनंद तक। तो इसका उद्देश्य भी यही है, आनंदवाद की स्थापना। और अंतिम सर्ग जो है उसका नाम भी आनंद है। पहला सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है। मतलब इस बात की ओर संकेत करता है कि किस तरीके से आज का मानव चिंता से आनंद तक पहुंच सकता है। ये इसका एक उद्देश्य भी आप मान सकते हैं। तो चिंता सर्ग से आनंद की यात्रा, ये इसका उद्देश्य रहेगा। और ये काव्य हिमगिरी की एक चेतनता से समरस होने वाले मनु का जीवन का इतिहास है। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदराकार घना था। आपको पंक्ति भी याद आ रही होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूँ। 1928 में सुधा पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर 1928 आएगा। ये सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कामायनी का नाम कामायनी क्यों है? किसको कामायनी कहा गया है? ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें श्रद्धा को कामायनी कहा गया है। कारण क्या था? काम गोत्र में पैदा होने के कारण ये था कि काम गोत्र में वो पैदा हुई, इसलिए उसका नाम कामायनी नाम बोल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी ने कामायनी में आदि मानव की कथा के साथ साथ तत्कालीन समाज की यानी कि युगीन समस्याओं का भी चित्रण यहाँ पर किया है। एक सवाल और आता है इसमें कि कामायनी का अंगिरस क्या है। कामायनी के अंगिरस की बात करें तो श्रृंगार और शांतरस, ये इसके अंगिरस होंगे। शैली पूछ ली जाए, कामायनी की शैली क्या है, तो कामायनी की शैली जो है प्रतीकात्मक शैली है। प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा, तो प्रतीकात्मक शैली रहेगी। और एक ये भी जिक्र हो जाता है कि कामायनी की कथा का आधार क्या है, कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनको आधार बना करके कामायनी लिखी गई। तो ये भी उत्तर हम आपको दे देते हैं। ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और भागवत, इनको आधार बना करके कामायनी की रचना
की गई है। कामायनी की जो घटनाएं हैं वो शतपथ ब्राह्मण से ली गई हैं। घटनाओं का आधार जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। अच्छा, एक सवाल हमने पीछे पेपर में देखा था कि कामायनी की पूर्व पीठिका क्या है, तो इसका भी उत्तर आज हम संजो के लेके आए हैं आपके लिए। कामायनी की पूर्व पीठिका जो है प्रेम पथिक को माना जाता है। कामायनी की पूर्व पीठिका जो है वो प्रेम पथिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, कामायनी की श्रद्धा जो है उसके पूर्व संस्करण की बात करें तो वो उर्वशी है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण जो है उर्वशी है। कामायनी का हृदय किसको कहा जाता है, वो लज्जा जो सर्ग इसका आया था बीच में, वो कामायनी के हृदय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हालांकि प्रतीक हैं, प्रतीक अलग अलग हैं। कामायनी में मनु मन का प्रतीक है, ईड़ा किसका प्रतीक है वो आप कमेंट करके बताइए, कुमार किसका प्रतीक है वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी जो रचना हुई है कामायनी की, इसमें 4 सोपान निर्धारित हुए हैं। 4 सोपान है मुख्यतः। क्या क्या है देख लेते हैं। जल प्लावन की घटना होती है और मनु, जल प्लावन की घटना के बाद मनु का चित्रण है, एक पहला सोपान। दूसरा सोपान जो है वो मनु जब श्रद्धा से मिलती है, मनु श्रद्धा मिलन और गृहस्थ जीवन के बारे में जो बातें होती हैं वो इसका दूसरा सोपान रहेगा। तीसरा सोपान जो रहेगा ईड़ा मिलन, मनु ईड़ा मिलन। और चौथा रहेगा सारस्वत नगर की घटना और कैलाश का कूच करके चले जाते हैं, मनु का कैलाश यात्रा करना, वो एक चौथा सोपान इस घटना का रहेगा। अब बात कर लेते हैं विद्वानों ने क्या क्या बातें कही हैं और उसका जिक्र हम कर लेते हैं। हालांकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण हम छांट करके लेके आए हैं। आज के ज़माने में महत्वपूर्ण की बात करना वैसे बेपेचीदा हो जाता है मामला, क्या पता एग्जामिनर क्या पूछ लेता है। इसलिए जितने कथन हमें मिले, जितने मतलब तथ्य मिले वो आप तक संजो के लेके आए हैं। सबसे पहले बात करें द्वारिका प्रसाद के शब्दों में। द्वारिका प्रसाद क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण है। प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक ही नहीं है, अपितु उसकी प्रौढ़ता, छायावाद की बात यहाँ पर हो रही है, उसकी प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता और गंभीरता के भी पोषक कवि हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक ही नहीं है बल्कि उसकी प्रौढ़ता, शालीनता और गुरुता, गंभीरता के पोषक कवि हैं। प्रसाद की कविताओं में प्रकृति के सचेतन रूप के साथ साथ मानव के लौकिक और पारलौकिक जीवन की रमणीक झांकी अंकित है। लौकिक और पारलौकिक जीवन की रमणीक झांकी अंकित है। जैसे ही ये बात आ जाए वो आप लिख देना, द्वारिका प्रसाद इसका सही उत्तर रहेगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने इस रचना के बारे में क्या माना है। नंद दुलारे वाजपेयी का मानना था, इस महाकाव्य के नामकरण के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी कि कामायनी या श्रद्धा, इसका चरित्र जो है आदर्शात्मक विशेषता के कारण काव्य का सर्वप्रमुख चरित्र हो गया है। और कामायनी की जो नायिका है वो उसके आधार पर ये रचा गया है, नाम से ही पता लगता है। तो इसको नायिका प्रधान काव्य भी कहा जा सकता है, तो कहा जाता ही है। नायिका प्रधान काव्य ये कामायनी रही है, कामायनी के नाम पर है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है शंभुनाथ सिंह के शब्दों में। अक्सर बहुत कम मिलता है ये कोटेशन, लेकिन हम आपके लिए संजो के लेके आए हैं। तो शंभुनाथ सिंह के शब्दों में जो है वो क्या है, कामायनी में मनुष्य को न देवता बनाने का प्रयत्न किया है। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, मनुष्य को ना तो देवता बनाने का प्रयत्न किया, ना उसे भयंकर राक्षस। देखिए दोबारा देखिए ध्यान से, कामायनी में मनुष्य को ना तो देवता बनाने का प्रयत्न किया, ना उसे भयंकर राक्षस बनाने का प्रयत्न किया गया। निरे पशु या नियति चलित प्राणी के रूप में ही उसको उपस्थित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसके विपरीत उसके सभी चरित्र नीचे से ऊपर उठते हुए मणिमय कोश से आनंदमय कोश की ओर अग्रसर होते हैं। मणिमय कोश से आनंदमय की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे शुरू में हमने जिक्र कर दिया था, आनंद की तरफ बढ़ता हुआ ये रहा है। तो ये शंभुनाथ के शब्दों में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी क्या मानते हैं। भोलानाथ तिवारी ने 3 बातें कम से कम इसके बारे में कही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बात, अंतर द्वंद्व की दृष्टि से मनु का चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। छोटी सी बात है, याद कर सकते हैं, अंतर्द्वंद्व में है, मनु अंतर्द्वंद्व में है। ये बात भोलानाथ तिवारी मानते हैं कि अंतर्द्वंद्व की दृष्टि से आप देखें तो पूरे हिंदी काव्य में अकेला चित्रण आपको मनु मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बात भोलानाथ तिवारी ने क्या कही, कामायनी के चरित्र जो है दोहरे हैं।
ये दोहरापन जो है ये भोलानाथ तिवारी ने इस्तेमाल किया है शब्द को, और उस दोहरेपन की रक्षा करते हुए कवि ने उन्हें संपूर्ण या पूर्ण सजीव रखने में जो सफलता पाई है वो निश्चय ही अप्रतिम है। दोहरापन, चरित्रों का दोहरापन अगर किसी ने कहा है तो वो किसने कहा है? भोलानाथ तिवारी ने कहा है। और उस दोहरेपन के लिए जो सजीव करने के लिए कवि ने जो सफलता पाई है अप्रतिम सफलता है, ये भोलानाथ तिवारी का मानना था। एक बात और उन्होंने कही, भोलानाथ तिवारी ने क्या कही देख लेते हैं कि भारतीय नारी के जिस उदात्तम रूप और विशाल अंतःकरण का कवि प्रसाद की कल्पना स्पर्श न कर सकी। ये देखिए, दोबारा देखिए इसको, भारतीय नारी के जिस उदात्तम रूप और विशाल अंतःकरण का कवि प्रसाद की कल्पना स्पर्श कर सकी उसी का मोहक चित्र जो है कामायनी है, यानी कि श्रद्धा है। सबसे बड़ी बात अगर यहाँ समझने की बात की जाए तो कल्पना, प्रसाद की कल्पना और विशाल अंतःकरण का कवि कहा गया है भोलानाथ तिवारी के द्वारा जयशंकर प्रसाद को। एक सवाल ये भी बन सकता है कि विशाल अंतःकरण का कवि किसने कहा प्रसाद को, तो उत्तर रहेगा भोलानाथ तिवारी। उन प्रसाद की कल्पना ने जो भारतीय नारी का उदात्तम स्वरूप रचा, उसी को एक चित्र बना करके अंकित किया कामायनी के तौर पर जयशंकर प्रसाद ने। तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल ये है नहीं। तो ये दूसरा कोट कथन भी आपको याद हो गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अमरकोश, बहुत कम देखने को मिलता है ये नाम आपको। अमरकोश ने भी क्या कहा है? उन्होंने कहा है गो भू वचिस्वता इड़ा। ये इन्होंने कहा है, ये ईड़ा शब्द जो है पृथ्वी अर्थात बुद्धि वाणी का पर्यायवाची माना है। ये अमरकोश की बात है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब खुद जयशंकर प्रसाद क्या मानते हैं? जयशंकर प्रसाद ने आमुख में कहा, हर रचना का जो आमुख होता है उसमें जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा? मनवंतर के अर्थात मानवता के युग के प्रवर्तक के रूप में मनु की जो कथा है वो आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। इसलिए व्यवस्थ मनु को ऐतिहासिक पुरुष मानना उचित है। एक बात जो जयशंकर प्रसाद का कोट है उसमें जो महत्वपूर्ण बात है याद रखने वाली कि व्यवस्थ मनु को ऐतिहासिक पुरुष मानना उचित है, ये जयशंकर प्रसाद ने उसके आमुख में कहा है। अगली बात, जो साहित्यकार हैं वो क्या क्या मानते हैं? नंबर 1, डॉक्टर नगेंद्र का मत कई बार पूछ लिया जाता है कि मानव चेतना का महाकाव्य कामायनी ने किसको कहा है? कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य कहने वाले थे डॉक्टर नगेंद्र। ये एकदम सही रहेगा आपका। और डॉक्टर नगेंद्र ने एक बात और कही, आर्स ग्रंथ है ये। कौन सा ग्रंथ है? आर्स। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इन्होंने दिया, आर्स। अब एक जिक्र मैं आपको बता दूं, आर्स जो है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ऋषि जो शब्द है वो एक वचन है। ऋषि जो शब्द है वो एक वचन है। आपसे पूछ लिया जाए कि ऋषि का बहुवचन क्या होगा, तो ऋषि का बहुवचन जो है वो आर्स होता है। हमेशा याद रखिएगा, ऋषि का बहुवचन आर्स होता है। तो आर्स ग्रंथ है, मतलब ऋषियों का ग्रंथ है ये। ठीक है। अगला सवाल है मुक्तिबोध ने क्या माना? कामायनी को फैंटेसी उन्होंने कहा। फैंटेसी बहुत बड़ा शब्द है ये। तो कामायनी को फैंटेसी किसने कहा? मुक्तिबोध ने कहा। इसको आप याद रखेंगे। कामायनी एक असफल कृति है, ये इंद्रनाथ मदान ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कुछ आदमी ऐसे होते हैं ना जो विरोध करते हैं किसी भी चीज़ का, तो विरोध करने वाले इंद्रनाथ मदान हैं। उन्होंने कहा कि असफल रचना अगर हमें मिली है तो वो कामायनी है। असफल कृति उन्होंने घोषित कर दिया इंद्रनाथ मदान। इसलिए भी ये नाम याद रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपवाद में आ जाते हैं ना, वो वाले नाम ही है। नंदुलारे वाजपेयी बहुत बड़े एक आलोचक कह सकता हूं मैं छायावाद के। नंदुलारे वाजपेयी ने क्या कहा? नए युग का प्रतिनिधि काव्य। ये सवाल पेपर में पूछा गया है कई बार कि नए युग का प्रतिनिधि काव्य जो है कामायनी को किसने कहा है? वो कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने। नंदुलारे वाजपेयी, बिल्कुल आप सबको पता ही है। अच्छा, ये भी यूपीटीजीटी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल अगला, कामायनी ताजमहल के समान है। कामायनी को ताजमहल किसने कहा? ये कहा था उन्हीं के साथी सुमित्रा नंदन पंत ने। बहुत सारी ऐसी बातें आज आई हैं, तकरीबन सारे के सारे सवाल आपको ध्यान में आ रहे होंगे। ये पूछे गए कथन हैं। कामायनी एक रूपक है, ये किसने कहा? कामायनी को रूपक कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को रूपक कहा। रूपक काव्य है ये है। चलिए अगली बात आपको बता देते हैं।
आठवां महाकाव्य, विश्व साहित्य का आठवां महाकाव्य कामायनी है, ये कहा था श्याम नारायण ने। श्याम नारायण ने विश्व साहित्य का आठवां महाकाव्य कामायनी को घोषित कर दिया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो कथन है वो है कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। देखिए, कोई नए युग का प्रतिनिधि काव्य बता रहा है, कोई आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है। कुल मिला के सार ये है कि प्रतिनिधि काव्य तो ये है। तो ये प्रतिनिधि महाकाव्य आधुनिक सभ्यता का रामधारी सिंह दिनकर ने माना है। वही रामधारी सिंह दिनकर, याद आ रहा होगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो चलिए ये बात आगे करते हैं। दिनकर जी ने क्या माना? आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य। फिर आ जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने फिर क्या कहा? समासोक्ति का विधान लक्षित करती हुई रचना है कामायनी। कामायनी को क्या कहा? कामायनी समग्रता है। समग्रता क्या है? समासोक्ति का विधान लक्षित करती हुई बात है। समास उक्ति, समास जमा उक्ति। अब समास क्या होता है आप सब जानते ही हैं। डॉक्टर नामवर ने क्या कहा? नामवर ने दरअसल छायावाद को सही मायने में रामचंद्र शुक्ल से अगर मुक्ति दिलाई, उनके बाणों से मुक्ति दिलाई, तो वो अकेले एक नामवर सिंह हैं जिन्होंने खुद एक छायावाद ग्रंथ लिखा और उसमें छायावाद को उन्होंने सही ठीक तरीके से तर्कों के आधार पर बचाया। तो नामवर सिंह ने क्या कहा? नामवर सिंह ने कहा कि आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य, ये वही ऊपर वाली बात रिपीट हो रही है। नामवर सिंह ने छायावाद को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो कथन है वो किसका है? हरदेव बहारी। हरदेव बहारी, अक्सर आप इनका नाम व्याकरण में देखते ही होंगे। तो हरदेव बहारी ने क्या कहा? कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। तो इन्होंने कहा सर्वोत्तम महाकाव्य। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। बहुत उम्दा कथन है। नेक्स्ट, रामरतन भटनागर। रामरतन भटनागर ने क्या माना? कामायनी मधुर रस से सिक्त महाकाव्य है। मधुर रस से सिक्त महाकाव्य कामायनी है, ये रामरतन भटनागर ने माना। एक और महत्वपूर्ण कथन आपके लिए, कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा। विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है कामायनी, ये विशंभर मानव ने माना था। ठीक है, अब हमारे एक परिचित आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जिक्र हम कर लेते हैं। उन्होंने क्या माना? हजारी जी ने कहा कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है। ये देखिए, कामायनी वर्तमान हिंदी कविताओं में दुर्बल कृति है। तो दो नाम अभी तक हमें मिले हैं, इंद्रनाथ मदान जिन्होंने असफल कृति माना, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने दुर्बल कृति कामायनी को माना है। ठीक है, अगला हिंदी के जेम्स बॉन्ड हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। रामचंद्र शुक्ल को बड़ा प्रेम है इस शब्द से, रागात्मक। कविता क्या है उसमें भी जिक्र आता है रागात्मक सत्व। कविताओं में क्या होना चाहिए? रागात्मक सत्व होना चाहिए। तो रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है मानवता का, तो अच्छी बात इन्होंने कही है। और कंपैरिजन किया किसके साथ? तुलसीदास। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है, उसी प्रकार मानवता का रंगीन चित्र या रागात्मक इतिहास जो है वो जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। तो रामचंद्र शुक्ल का बहुत बढ़िया कोटेशन है, ये पेपर में आने लायक है और पेपर में पूछा जाता है कि मानवता का रागात्मक इतिहास जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कैसे कहा है? देखिए, जिस प्रकार निराला ने तुलसी के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है, वैसा ही शांति प्रिय द्विवेदी, ये ऊपर हमने सवाल पूछा था कि छायावाद का उपनिषद जो है वो कामायनी है। किसने कहा था? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा था। आपका उत्तर हमें मिल चुका कमेंट्स में और यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी एकदम सही उत्तर रहेगा। कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा किसने दी? एकमात्र इतिहास ग्रंथ जिसको पुरस्कार मिला था, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा? कामायनी को कंपोजिशन। क्या कहा है? कंपोजिशन। बहुत अच्छा शब्द इन्होंने दिया है, कंपोजिशन। कंपोजिशन किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। चलिए आज के आधुनिक आलोचक की बात कर लेते हैं, बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह ने क्या माना कि मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी जो अध्ययन है वो फुअड़ मार्क्सवाद का नमूना है। देखिए, मुक्तिबोध ने जो कामायनी के बारे में कहा उसके बारे में बच्चन सिंह ने क्या कहा? मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी जो अध्ययन है वो फुहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। बहुत बड़ा कमेंट, बहुत बड़ा शब्द, फुहड़ मार्क्सवाद।
ठीक है, तो बच्चन सिंह को आप याद रखिएगा। ठीक है, मुक्तिबोध ने क्या कहा था, वैसे देख लेते हैं। मुक्तिबोध ने कहा था कि कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, ये बात मुक्तिबोध ने कही थी। डॉक्टर नगेंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन मनोविज्ञान से संबंधित, कामायनी मनोविज्ञान की टिटराइज है। कितना प्यारा शब्द उन्होंने दिया है, मनोविज्ञान की टिटराइज है। ये सवाल पूछ लिया जाए तो अच्छे हिल जाते हैं वहाँ पर। कामायनी मनोविज्ञान की टिटराइज है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। बहुत बढ़िया कथन है, ये पेपर में आने लायक कथन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने क्या कहा? डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा, मनु और श्रद्धा एक पुनर्मिलन प्रत्याशा है। मनु और श्रद्धा एक पुनर्मिलन प्रत्याशा है, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद सिंह का यह मानना था। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक और कथन है, उन्होंने कहा कि कामायनी जो है वो आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है वो कामायनी है, ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कामायनी के बारे में। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कामायनी में प्रसाद ने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मक जो वृत्तियां रही हैं हमारी, उन वृत्तियों का योग और संघर्ष। देखिए कितना बड़ा कोटेशन है, इसको आप आराम से पढ़िए। प्रसाद ने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मकता वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित किया है और मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। ये जिक्र हम कर चुके हैं, मानवता का रसात्मक इतिहास। ठीक है, ये ऊपर हम देख भी चुके हैं और ऊपर नर जीवन वाली जो बात है वो एक नई बात यहाँ पर जुड़ जाती है। नेक्स्ट, कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। डॉक्टर नगेंद्र ने माना था कि कामायनी की चेतना जो है मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की गौरवमयी उपलब्धि है। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसको आप याद रखेंगे। और हम आपको बता दें, ये एक पीडीएफ आपको, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे। आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक कोट डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा कि प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को है। सही बात है, कामायनी एक लंबी छलांग प्रतीत होती है। देखिए कितना प्यारा कथन है, कामायनी एक लंबी छलांग प्रतीत होती है। इसको काव्यगत श्रेष्ठता और औदात्य पर, इसकी जो काव्यगत श्रेष्ठता है कामायनी की और इसका औदात्य जो है, सभी लोग इसको देख करके मुग्ध हो जाते हैं। इतनी लंबी छलांग है ये, कामायनी लंबी छलांग। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कामायनी की श्रेष्ठता, काव्यगत श्रेष्ठता और औदात्य पर सभी लोग मुग्ध हैं, पर उसके मूल्य निर्णय को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। नेक्स्ट, डॉक्टर बच्चन सिंह ने एक और क्या कहा? उन्होंने कहा कि कामायनी आधुनिकता का आभास देकर आधुनिक नहीं बन सकी। आधुनिकता का आभास उन्होंने दिया, लेकिन आधुनिक रचना वो नहीं बन सकी। इन कमियों के बावजूद कामायनी एक अभिनव कृति है। कामायनी को अभिनव कृति किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो आधुनिकता का आभास देती है, लेकिन आधुनिक कृति नहीं बन सकी। मनुष्य के अंतर्वृत्तियों के इतने गूढ़ और संश्लिष्ट रचनात्मक चित्र बहुत कम आपको मिलेंगे। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, इतना गूढ़ और संश्लिष्ट रचनात्मक चित्र बहुत कम मिलेंगे जैसे कामायनी में है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने एक बात और कही थी कि आधुनिक काव्य है कामायनी, मूलतः यह कर्म राग का काव्य बन गया है। किसका काव्य बन गया है? ये कर्म राग का काव्य बन गया है। और कामायनी का वैभव, काव्य वैभव अप्रतिम हो। काव्य वैभव, कामायनी का काव्य वैभव क्या है? अप्रतिम है। और ये कर्म राग का काव्य है। कामायनी कर्म राग का काव्य है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, निराला जी ने कहा, जिसके बारे में कहा था ना, निराला के बारे में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था कि रहस्य का कोई वाद है ना ऐसा जिसको लेकर निराला कोई पंथी खड़ा करे। तो रहस्यवाद को लेकर के चलते हैं निराला। तो कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने माना? निराला जी ने माना। सुधा पत्रिका में ये 1937 में इन्होंने माना था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। कामायनी में कोई अंतयोजन
कामायनी में कोई अंतःयोजन एवं कोई समन्वित प्रभाव नहीं है। कामायनी में क्या नहीं है? अंतःयोजन और समन्वित प्रभाव नहीं है। कामायनी वही मानवता का रसात्मक काव्य है। रामचंद्र शुक्ल उसी रसात्मक शब्द पर अड़े हुए हैं और हर बार उसी को लेकर के प्रस्तुत हो जाते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर नरेंद्र ने क्या कहा? डॉक्टर नरेंद्र ने कहा कामायनी समग्र रूप से यौगिक अभिव्यक्ति के नुस्खे लक्षित करती है। यौगिक अभिव्यक्ति के नुस्खे लक्षित करती हुई रचना है कामायनी, डॉक्टर नरेंद्र ने कहा था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है। कामायनी का कवि क्या है? दूसरी श्रेणी का कवि है। रमेश कुंतल मेघ का नाम आपने सुना होगा। रमेश कुंतल मेघ ने क्या कहा? कामायनी का मूल्यांकन मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र और समाज शास्त्र, इन तीनों के धरातलों पर करने वाले आलोचक हैं वो। कामायनी का मूल्यांकन मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, इन तीनों धरातलों पर अगर किसी ने किया तो रमेश कुंतल मेघ ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर नामवर सिंह का। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि कामायनी के प्रतीक एक हद तक छायावादी आवरण से ढके हुए हैं। छायावादी आवरण से ढके हुए हैं कामायनी के प्रतीक। प्रतीक क्या थे? कमेंट्स में आप बता सकते हैं, जो ऊपर हमने पूछा भी था आपसे। ठीक है। किंतु अपने युग की जीवंत समस्याओं का स्पंदन भी वो करते हैं। आवरण छायावादी है, लेकिन अपने युग की जो समस्याएं हैं, जीवंत समस्याएं हैं, उनका स्पंदन भी वो करते हैं। ये बहुत बड़ा उत्तर था नामवर सिंह का, ये बहुत बड़ा उत्तर था। इसी टाइप के जो तर्क दिए थे, जैसे रोजनामचा कहा या अपने युग की समस्याओं का स्पंदन कामायनी के पात्र कर रहे हैं, ये सारे के सारे उत्तर जो हैं वो उन आलोचनाओं के उत्तर उन्होंने दिए थे। नेक्स्ट, दिनकर ने क्या कहा? दिनकर ने कहा कामायनी दोष सहित रचना है। दोष सहित रचना कामायनी है। कितना प्यारा कथन है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए, दिनकर के बाद हम बात करते हैं रामनाथ सुमन की। रामनाथ सुमन ने क्या कहा? ये आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस है। आधुनिक हिंदी काव्य का रामचरितमानस कामायनी है, इसको माना रामनाथ सुमन ने। राम नाम आ गया है तो राम से रामचरितमानस याद रख सकते हैं आप। ठीक है। कामायनी का वैभव अप्रतिम है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। तो आज हमने बातें की कामायनी की, और कामायनी को क्या क्या लोगों ने कहा, क्या क्या मान्यताएं उसकी रही, तो वो हम आज देख चुके हैं। यानी कि कामायनी महाकाव्य में भारतीय संस्कृति की जो सत और असत दोनों पक्षों पर निरूपण की जो बातें हैं, आज हमने वो जानी। तो इसी तरीके की वीडियो आप जानने के लिए, सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट्स करके बताएं, और चैनल को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।